नमस्कार दोस्त, मैं विशाल कुमार और आरक्षण पर चल रही देश में बड़ी विवाद पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। इसलिए मेरे निजी विचार को आप जरूर समझें और इससे समझने से आपको ये पता चलेगा कि वर्तमान परिस्थिति में जो आरक्षण को समाज के विलेन के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया है और हीरो के तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया है, दरअसल ये हीरो और विलन की परिचय क्या है और हम इसको विलन समझें कि हीरो समझें और कैसे लें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं वादा करता हूं कि अंत तक देखने के बाद आप चीज़ों से आश्वस्त हो पाएंगे जो हम बोलेंगे। दोस्तों, आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण का मतलब तो यही था ना कि सामाजिक भागीदारी को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और जो समाज के हाशिए पर रहने वाला तबका है उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उनको अग्रणी पंक्ति के रेस में शामिल कर सके, यही मतलब था। लेकिन कुछ टाइम तक, अभी कई वर्षों तक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया गया कि आरक्षण जो है कहीं ना कहीं वो आर्थिक तंगी को सुदृढ़ करने का एक तरीका है और इसी को हम लोग आरक्षण की डिफिनीशन मान गए कि जो गरीब है दैट मीन्स कि उसको आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण की मूल डिफिनीशन था यहाँ से ख़त्म हो गया। अब गरीब से आरक्षण को रिलेट कर दिया गया और चीज़ें यहाँ से प्रभावित होती चली गई। दरअसल आरक्षण का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से था, सामाजिक भागीदारी से था, राजनैतिक भागीदारी को जो वंचित तबका है उसको आगे लाने में था। क्या ये दौर आया है? ये दौर पर समझते हैं, इसके कुछ आंकड़े लेते हैं। वर्ष 1990 की अगर हम बात करें तो वो पहली दफ़ा ऐसा सीजन था। 47 में देश आज़ाद हुआ, 1990 में पहली दफ़ा ऐसा सीजन हुआ कि जो समाज के जो पिछड़े तबका था और जो दलित तबका था, जनसंख्या के आधार पर तो हमेशा से ज़्यादा रहा है, लेकिन उनकी राजनैतिक भागीदारी बिहार असेंबली में पहली बार 1990 में ज़्यादा हुआ था। पहली बार 47 से लेकर 90 तक जिनकी जनसंख्या कम थी उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 90 में पहली दफ़ा ज़्यादा हुआ। आज हुकुम नारायण देव का भाषण सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जब आपका दलित का पिछड़े का राज आएगा तो क्या गरीब स्वर्णों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनको आरक्षण दीजिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दलित और पिछड़े की राज आएगा, इसका क्या मतलब है? दलित पिछड़े का राज आ गया और क्या आरक्षण से वो राज आया है? इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी और जो राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और जो मंत्रालय है, इन सब के जातिगत आप चीज़ को निकालिए, क्योंकि जब तक आप जाति नहीं देखेंगे आरक्षण को भी तो नहीं समझ पाएंगे ना। अब सबसे ये घटिया चीज़ है जाति, सबसे घटिया चीज़ है, लेकिन इस हिसाब से बना दिया गया है कि इस पर खुल के बहस होना भी जरूरी है। और जब तक हम इसको छिपा कर रखेंगे, जब तक हम इससे दूर भागेंगे, अपने दोस्तों से भी बिना किसी मैटर पर डिस्कस किए बिना इसको छिपा कर रखेंगे, तो ये घाव ऐसा है कि एक दिन ये कैंसर का रूप ले लेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आदमी खुल के बात करे। हाँ, 10 दोस्तों में मनमुटाव होगा, कोई गाली देगा, कोई ताली देगा, ये होता रहेगा, लेकिन कम से कम अपने विचार रखने में कोई बुराई तो नहीं है। तो ये दलित पिछड़े का राज देखने के लिए आपको देखना होगा कि क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व दलितों और पिछड़ों में आया है, और इसके लिए आपको देखना भी होगा कि क्या कॉलेजों में प्रिंसिपल के तौर पर, प्रोफेसर के तौर पर दलित पिछड़ों की संख्या बढ़ी है। इसको ऐसे भी देखना होगा कि क्या दलित और पिछड़े की संख्या, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो छात्र संघ चुनाव होते हैं और जो मूल चुनाव होते हैं, जो विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या इनमें इनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका आंकड़ा आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें कहीं ना कहीं अगर जाति की बात कहें तो जो सबसे हिंदुस्तान में कम जाति है उसका प्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा है, जो सेंट्रल लोकसभा में ज़्यादा है। आप मंत्रालय देख लीजिए, जातिगत निकाल लीजिए, चाहे अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, मनोहर पर्रिकर हो, या किसी का भी जाति देख लीजिएगा, तो प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी अपर कास्ट है। तो राजनीतिक भागीदारी तो उनकी है। जो हुकुम देव का ये बात गलत हो गया। अब आते हैं बिहार के चुनाव में। कभी देखिएगा कि दलित और पिछड़े की औकात नहीं है कि वो छात्र संघ चुनाव जीत के और अध्यक्ष बन जाए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी बिहार का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। अभी 2 बार से इलेक्शन हुआ, आप देख लिए कि जिसकी जनसंख्या 4% है, मात्र 4% बिहार में, वो अभी पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है कि नहीं है?
तो ये राजनीतिक, वो कभी आपको लीडर स्वीकार नहीं, वो जो कास्ट है वो कभी दलित पिछड़े को अपना लीडर स्वीकार ही नहीं सकता है। तो सामाजिक पिछड़ेपन मानसिकता में है और यहाँ की आरक्षण से दूर करना जरूरी है। किसी को आरक्षण दे देने से आरक्षण गरीबी नहीं दूर हो जाती है, जो हमारे मानसिकता है इसको दूर करना ज़्यादा जरूरी है ना। ये विष जो हमारे सामाजिक भेदभाव पैदा करता है, हमारा उस समाचार से फलान डिकान आदमी बोल देता है, कई तरह के लैंग्वेजेज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो हमारे मानसिकता बैठा हुआ है कि गाली के तरह किसी जाति को ट्रीट करना, कि ये है इसका घुटने में बुद्धि होता है, ये है इसका कुड़ार में रहता है, कई सारा की चीज़ें। तो जब तक हम सामाजिक वो नहीं पैदा कर पाएंगे, जब हम सामाजिक जागरूकता नहीं पैदा कर पाएंगे, तो ये आरक्षण को समझने की बिल्कुल बात ही नहीं है। बस इसको आक्रोश के तौर पर लेंगे, नाम सुनेगा कोई गाली देगा, नाम सुनेगा कोई ताली देगा। तो ज़रूरत है कि जैसे सामाजिक जागरूकता कैंप लगाकर कि जाति जनगणना जो था, ये सबसे मूल चीज था कि जातिगत जनगणना निकाल देता और कौन सी जाति कितनी है उसको उतना आरक्षण दे देता, कहानी ही खत्म था। तो राजनीतिक भागीदारी तय नहीं। कॉलेजों कैंपसों में जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, क्या इनमें गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं देते थे? इनमें दीजिए ना, सबसे ज़्यादा जरूरत है। इनमें बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों में एक छात्र संघ का इलेक्शन हो रहा है, मूल इलेक्शन तो भूल जाइए। और जो आरक्षण है ये राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा जरूरी है। आरक्षण, नौकरी में तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है बॉस। ये झूठ मूठ का एक लॉलीपॉप है जो फेंक दिया जाता है कि नौकरी उसका इसलिए हो गया क्योंकि वो दलित है, वो ओबीसी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नौकरी 96% प्राइवेट है, 4% अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें से 2% पेपर लीक होता है, सीट बुक हो जाता है, धांधली हो जाता है। तो ये जड़ करप्शन है ना, इसको ना काटना ज़्यादा जरूरी है कि आरक्षण से हम छात्रों में एक दूसरे में गुस्सा पैदा करना, नाराजगी पैदा करना, विभेदन पैदा